बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं सरफराज अहमद मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और आज का हमारा लेक्चर है स्ट्रेस, हेल्थ एंड ह्यूमन फ्लरिशिंग। स्ट्रेस क्या होती है और इसमें हेल्थ और स्ट्रेस का क्या आपस में लिंक का होता है और किस तरह से जो ह्यूमन जो है वो फ्लोरिश करते हैं, तो वो किस तरह से इसको कोप अप किया जा सकता है स्ट्रेस। ये सारी चीज़ें हम आज इसमें डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। इसके बारे में मुकम्मल डिटेल में आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे स्ट्रेस के हवाले से और कोपिंग ऑफ स्ट्रेटजीज़ के हवाले से। कोपिंग स्ट्रेटजी जो होती हैं स्ट्रेस के हवाले उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हम स्ट्रेस की बात करें तो कोई एक प्रोसेस जिसमें कि हम एक किसी भी सर्टेन इवेंट्स को जो के हवाले से उसको परसीव करते हैं और फिर उसको रिस्पॉन्ड करते हैं, तो उस हम स्ट्रेसर कहलाते हैं। और उसकी वजह से जो एक अप्रेज और थ्रेटनिंग और चैलेंजिंग जो एक सूरत हाल पैदा होती है उससे स्ट्रेस कहा जाता है। और जो चीज़ें स्ट्रेस को पैदा करती हैं जो कि चैलेंजिंग या थ्रेटनिंग होती हैं उसे हम जो है वो स्ट्रेसर कहते हैं। और एक स्ट्रॉन्ग इनका नेगेटिव एक रिएक्शन होता है। इसको हम अपने फॉर एग्ज़ाम्पल हम अगर रोका जाता है कि हम प्रिपेयर करें जब अपने मैथ टेस्ट को, तो उसके बाद हम अप्रेज़ करते हैं कि डिसरप्शन जो होती है उसको एज अ थ्रेट के तौर पर, और हमारा जो रिस्पॉन्स होता है वो एक डिस्ट्रेस होगा हमारे लिए। तो जो स्ट्रेसर्स होते हैं उनको तीन कैटेगरीज़ में डिवाइड किया था। उनकी तीन टाइप्स होती हैं। कैटास्ट्रोफ्स होते हैं, सिग्निफिकेंट लाइफ चेंजेस होती हैं और डेली हैज़र्ड्स वगैरह से ये होते हैं। और तमाम जो हैं टॉक्सिक हो सकते हैं, इंक्रीज़ कर सकते हैं हमारे रिस्क ऑफ डिजीज़ को और डेथ वगैरह को। कैटास्ट्रॉफ्स क्या होते हैं? ये अनप्रेडिक्टेबल और लार्ज स्केल इवेंट्स होते हैं जैसे कि अर्थक्वेक्स, फ्लड्स वगैरह या वाइल्ड फायर्स और स्टॉर्म्स वगैरह, इनको हम कैटास्ट्रॉफ्स कहा जाता है। और उसके बाद स्ट्रेस जो है वो आती है डेली हैज़ल्स की वजह से भी आती है, स्पोटिकल फोन कनेक्शंस की वजह से, इरिटेटिंग हाउस मैट्स की वजह से, लॉन्ग लाइन ऑफ एट द स्टोर, या बहुत सारी और मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं। जैसे कि हम सफ़र पे जा रहे होते हैं, टाइम कम होता है और आगे इशारा भी, तो वो भी हमारे लिए स्ट्रेस पैदा कर रहा होता है। इशारा बंद का होना या आगे से रास्ते का ना मिलना, ये मुख्तलिफ़ जो है लाउड सेल फोन टॉकर्स वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं जो लाइफ में स्ट्रेस पैदा करती हैं। ये एक डेली हैज़ल्स होती हैं जिनको हम कहा जाता है ये स्ट्रेस पैदा कर रही होती हैं। पे क्वेश्चन पैदा होता है कि किस तरह से जो बॉडी रिस्पॉन्ड करती है स्ट्रेस को। तो हमारा जो रिस्पॉन्स आता है स्ट्रेस को, एक यूनिफाइड माइंड जो है, एक बॉडी सिस्टम, यूनिफाइड एक माइंड बॉडी सिस्टम के हिस्सा होता है। वॉल्टर कैनन जो था उसने फर्स्ट रियलाइज़ किया था इस चीज़ को 1920 में। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। जिन्होंने एक माइंड बॉडी रिलेशन के हवाले से बात की, उसने ये फाउंड किया था कि जो एक्सट्रीम कूल, लैक ऑफ ऑक्सीजन और इमोशंस होते हैं ये इवेंट्स को अराउज़ करते हैं। तमाम जो चीज़ें होती है ट्रिगर करते हैं हमारी आउटपोरिंग ऑफ स्ट्रेस हार्मोन्स को फ्रॉम द एड्रिनल ग्लैंड। जब हमारा ब्रेन जो है एक अलार्म के तौर पर साउंड्स करता है, एक अलार्म के तौर पर हमारा जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है वो रिस्पॉन्ड करता है। ये हमारे हार्ट रेट को, रेस्पिरेशन को जो है वो बढ़ा देता है, हमारे ब्लड को डाइवर्ट करता है फ्रॉम डाइजेस्टिव ऑर्गन से हमारे जो स्केलेटल मसल्स होते हैं उनकी तरफ। हमारी जो फीलिंग्स ऑफ पेन्स होता है उनको डल्स करता है और रिलीज़ करता है शुगर को और फैट को फ्रॉम आवर बॉडी स्टोर्स, जो हमारी बॉडी में जो चीज़ें स्टोर हो रही थी उनसे। ये तमाम चीज़ें जो हैं वो प्रिपेयर करती हैं हमारी बॉडी को कुछ जो है वंडरफुली अडेप्टिव फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स के लिए। तो हैंस सेले जो थे उन्होंने एक्सटेंड किया था कैनन्स फाइंडिंग्स को। उसने स्टडी किया था एनिमल्स रिएक्शंस को वेरियस स्ट्रेसर्स के तौर पर, जैसे कि इलेक्ट्रिक शॉक और सर्जरी वगैरह, और हेल्प मेक स्ट्रेस अ मेजर कंसेप्ट इन बोथ साइकोलॉजी एंड मेडिसिन। जो हेल्प होती है वो स्ट्रेस को एक मेजर कंसेप्ट बनाती है साइकोलॉजी और मेडिसिन के अंदर। तो सेले जो है उन्होंने डिस्कवर किया था कि जो बॉडीज़ अडेप्टिव रिस्पॉन्स होते हैं स्ट्रेस को वो एक आम जर्नल होते हैं, और ये एक सिंगल जो है बर्गलर अलार्म की तरह होते हैं जो साउंड्स करता है। और इसमें ये नहीं कि कौन सी चीज़ें इंट्रूड कर रही हैं, ये इसमें मैटर नहीं करता। इसने इस रिस्पॉन्स को जो नाम दिया था जर्नल अडेप्टेशन सिंड्रोम, जिसको जीएस कहता है, और इसको देखते हैं एज अ 3 स्टेज प्रोसेस के तौर पर। सिंपल वर्ड्स में अगर हम बात करें तो जर्नल जो अडेप्टेशन सिंड्रोम जीएस होता है वो डिस्क्राइब करता है प्रोसेस को, हमारे बॉडी का जो प्रोसेस होता है जब इंसान किसी भी किस्म के जो स्ट्रेस होती है उसको एक्सपोज कर रहा होता है, वो चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। इसकी बेसिकली 3 स्टेजेस होती हैं। ये जो हमारा जो जीएस होता है जर्नल अडेप्टेशन सिंड्रोम, इसकी 3 स्टेजेस हैं बेसिकली।
और ये इसमें पहली जो फ़ेज़ 1 होती है, इसको अलार्म रिएक्शन कहा जाता है। इसमें जो अलार्म रिएक्शन होता है, जैसे कि एक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम सडनली हमारा इसमें एक्टिवेट होता है, हमारा जो हार्ट रेट है वो सोर्स करता है, ब्लड रिड्यूस होता है हमारे स्केलेटल मसल्स में, और हम उसमें जो है फेंटनेस ऑफ शॉक जो है वो महसूस करते हैं। ड्यूरिंग द सेकंड फेज़ जो है रेजिस्टेंस, और जो ये रेजिस्टेंस का फेज़ होता है, इसमें जो हमारा टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर और रेस्पिरेशन वो हाई रहते हैं, और जो हमारे रिसोर्सेज होते हैं वो मोबिलाइज होते हैं, और फाइट बैक करने के लिए हम तैयार होते हैं। तो हमारा जो एड्रिनल ग्लैंड होता है वो पंप करता है स्ट्रेस हार्मोन को हमारे ब्लड स्ट्रीम के अंदर, और हम फुली जो है वो इंगेज हो जाते हैं। इसमें हम समन कर रहे होते हैं, आगाह कर रहे होते हैं हमारे तमाम रिसोर्सेज को टू मीट द चैलेंजेस। फेज़ 3 के अंदर जो कांस्टेंट स्ट्रेस जो होती है वो एग्जॉशन पैदा करती है। इस जैसे जैसे वक्त गुजरता है और अगर स्ट्रेस से रिलीफ नहीं मिलता है तो हमारे जो रिज़र्व्स होते हैं वो ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं, और जो बॉडी है वो हमारी बॉडी जो है कोप वेल विद टेम्प्रेरी स्ट्रेस, हमारी छोटे मोटे जो स्ट्रेस है कॉप अप होना शुरू हो जाती है, लेकिन प्रोलॉन्ग जो स्ट्रेस होती है वो इसको डैमेज कर देता है। हम जो है वल्नरेबल हो जाते हैं इलनेस से, और इवन इनमें एक्सट्रीम केसेस के अंदर जो है कोलैप्स भी कर सकते हैं और डेथ भी हो सकती है। इसके बाद टेंड एंड बी फ्रेंड्रिक रिस्पॉन्स होता है। स्ट्रेस के अंदर जो है अफराद, स्पेशली वुमेन जो होती हैं, वो एक सपोर्ट देती हैं दूसरों को, इसको टेंड कहा जाता है, और एक बॉन्ड होता है विद एंड सीक सपोर्ट फ्रॉम द अदर, दूसरों के साथ एक बॉन्ड और दूसरों से मदद चाह रहे होते हैं, सपोर्ट चाह रहे होते हैं, जिसको कहते हैं बी फ्रेंड। तो ये एक रिस्पॉन्स होता है टेंड एंड बी फ्रेंड रिस्पॉन्स, जिसमें हम दूसरों से, एक तो ये है जिसमें टेंड है कि जिसमें जो अफराद होते हैं वो सपोर्ट फ्राहम करते हैं, दूसरों से सपोर्ट हासिल करते हैं, और इसके बाद जो है वो एक जिसको बी फ्रेंड होना कहते हैं, और जिसमें सपोर्ट वो प्रोवाइड कर रहे होते हैं दूसरों को, उसको टेंड कहते हैं। तो ये टेंड और बी फ्रेंड रिस्पॉन्स होता है। साइको न्यूरोइम्यूनोलॉजी जो है द स्टडी ऑफ हाउ जो साइकोलॉजिकल, न्यूरल एंड एंडोक्राइन प्रोसेसेस कंबाइन टू अफेक्ट आवर इम्यून सिस्टम एंड हेल्थ, किस तरह से हमारा जो साइकोलॉजिकल, न्यूरल और एंडोक्राइन प्रोसेस होते हैं वो इकट्ठे होते हैं और इफेक्ट करते हैं हमारे इम्यून सिस्टम और हेल्थ के ऊपर। इस स्टडी को कहा जाता है साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी। इसके बाद लिम्फोसिट्स आते हैं। लिम्फोसिट्स जो होते हैं टू टाइप वाइट ब्लड सेल्स, जो कि पार्ट होता है, एक पार्ट है हमारे बॉडी इम्यून सिस्टम का, और इसमें बी लिम्फोसिट्स रहते हैं, ये एंटीबॉडीज़ को रिलीज़ करती हैं जो कि फ़ाइट करते हैं जो हमारे बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होते हैं उनके, और जो टी लिम्फोसिट्स होती हैं वो अटैक करती हैं कैंसर सेल्स, वायरस और फॉरेन सब्सटेंस के ऊपर। तो ये हमारे लिम्फोसिट्स हैं, दो टाइप्स की हैं, बी और टी। इसमें नेक्स्ट जो क्वेश्चन रेस होता है वो है हाउ डू स्ट्रेस इंक्रीज कॉर्नरी हार्ट डिजीज़ रिस्क, किस तरह से जो स्ट्रेस है कॉर्नरी हार्ट डिजीज़ जो रिस्क होता है उसको इंक्रीज़ करती है। तो कॉर्नरी हार्ट डिजीज़ जो होती है ये कोलेजिंग ऑफ द वेसल, जो कोलैज कर जाते हैं, उसके अंदर हो जाता है हमारी जो नर्व वेसल्स होती हैं और जो नरिश करती हैं हार्ट मसल्स को, और इसकी वजह से डेथ हो सकती है। इन यूनाइटेड स्टेट्स और मैनी अदर कंट्रीज़ में ये लीडिंग काज हैं डेथ की, और जो है यूनाइटेड स्टेट्स को दूसरी बहुत सारी कंट्रीज़ के अंदर। इसकी दो टाइप्स हैं बेसिकली। टाइप ए जो है ये फ्रेडमैन और रोजनमैन्स की जो टर्म है, कम्पिटिटिव, हार्ड ड्राइविंग, इम्पेशेंट, वर्बली एग्रेसिव और एंगर फोन प्रॉन पीपल के लिए जो यूज़ होता है उसको टाइप ए कहा जाता है। जो टाइप बी तरह के ये फ्रेडमैन और रोजन ने टर्म फॉर इजी गोइंग और रिलैक्स्ड पीपल्स के लिए टाइप बी जो थी वो बयान की थी। ठीक है, ये टाइप ए और टाइप बी। इसमें जब जो टाइप ए पर्सनालिटी होते हैं वो लोग होते हैं जो कि स्ट्रेस प्रोन होते हैं, जल्दी में होते हैं, इम्पेशेंट होते हैं और फास्ट होते हैं, जो भी काम कर रहे होते हैं उसमें वो तेज़ होते हैं, और इनके ज़्यादा चांसेस होते हैं कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस प्रोन लोग होते हैं। जो टाइप बी पर्सनालिटीज़ होती है ये उन लोगों में से हो जो लेस स्ट्रेस प्रोन होते हैं, पेशेंस इनके अंदर होता है और रिलैक्स होते हैं, इजी गोइंग, और जो है इनके अंदर लैक्स टाइम इमरजेंसी होती है। तो टाइप ए इंडिविजुअल्स एंड उनको टेंड टू बी सेंसिटिव एंड प्रोएक्टिव पर्सन्स होते हैं।
नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन आता है, व्हाट आर टू बेसिक वेज डैट पीपल कोप विद स्ट्रेस। कौन से दो बेसिक वेज हैं जिनसे कि लोग कोप करते हैं स्ट्रेस के ज़रिए। कोपिंग की पहले हम बात करें तो कोपिंग बचाव को कहा जाता है। जो भी चीज़ें स्ट्रेस को स्ट्रेस को कम करती हैं, रिड्यूस करती हैं, इसमें इमोशनल, कॉग्निटिव और बिहेवियरल मेथड्स भी शामिल हैं। प्रॉब्लम फोकस्ड कोपिंग होती है, अटेम्प्टिंग टू रिड्यूस स्ट्रेस डायरेक्टली बाय चेंजिंग द स्ट्रेस और द वे वी इंटरेक्ट विद दैट स्ट्रेस। इसको हम प्रॉब्लम फोकस्ड कोपिंग कहते हैं, जिसमें कि स्ट्रेस को कम किया जाता है डायरेक्टली, हम जो है जिसमें फोकस किया जाता है प्रॉब्लम्स के ऊपर और इंटरेक्ट करते हैं उन स्ट्रेसर्स के साथ जो कि उस स्ट्रेस पैदा कर रहे होते हैं। इमोशन फोकस्ड कोपिंग वो होती है जिसमें कि स्ट्रेस को कम करने की कोशिश की जाती है अवॉइड करके और इग्नोर करके एक स्ट्रेसर को, और जिसमें कि अटेंड किया जाता है टू इमोशनल नीड्स रिलेटेड टू आवर स्ट्रेस रिएक्शंस। पर्सनल कंट्रोल की जब हम बात करें, हमारी जो सेंस ऑफ कंट्रोलिंग होती है हमारे एनवायरनमेंट्स के साथ रादर देन फीलिंग हेल्पलेस, जिसको पर्सनल कंट्रोल कहते हैं। हमारी यानी जो अपने आप को कंट्रोल करने की और अपने एनवायरनमेंट को जो कंट्रोल करने की जो सलाहियत होती है हेल्पलेस फील करने की बजाय। तो लर्नड हेल्पलेसनेस एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म यूज़ की जाती है, जिसमें कि जो हेल्पलेसनेस और पैसिव रेजिग्नेशन जो कि एक एनिमल या जो ह्यूमन जो है वो लर्न्स करते हैं जब वो अनएबल हो जाते हैं टू अवॉइड रिपीटेड अवर्सिव इवेंट्स से, तो फिर वो अपने आप को लर्नड हेल्पलेसनेस फील करते हैं। एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल और इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल हैं जी, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज़ की जाती हैं कोप ऑफ स्ट्रेस के लिए। जो परसेप्शन जो कि डेट चांस और आउटसाइड फोर्सेस बियॉन्ड आवर पर्सनल कंट्रोल डिटरमिन आवर फेट। एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल वाले कहते हैं उनकी परसेप्शंस होती है कि जो चांस होते हैं जो कि और जो आउटसाइड फोर्सेस होती हैं वो उनके पर्सनल कंट्रोल, जो उनकी किस्मत को बना रही होती हैं वो उनके पर्सनल कंट्रोल से परे होती हैं। इसको एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल, यानी उनके बस में कुछ नहीं होता, ये परसेप्शन उनकी होती है। इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल कहते हैं कि द परसेप्शन दैट वी कंट्रोल आवर ओन फेट। ये वो है कि जिसमें हम कहते हैं कि हम अपनी किस्मत को कंट्रोल कर सकते हैं, अपनी फेट को कंट्रोल कर सकते हैं, कंट्रोल किस्मत हमारी है उसको। तो ये परसेप्शन जिसको कहते हैं इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल, यानी अपने ऊपर जो है इस चीज़ का कंट्रोल होना, अपने ऊपर जो है एतमाद का होना कि हम इन चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। एक ऑप्टिमिज्म भी है। ऑप्टिमिज्म जो है यानी पैसिमिज्म और ऑप्टिमिज्म दो चीज़ें होती हैं। जो ऑप्टिमिज्म होता है ये एक एंटिसिपेशन ऑफ पॉजिटिव आउटकम्स है। हम हमेशा पॉजिटिव आउटकम्स की उम्मीद रखें, हम हर चीज़ को पॉजिटिवली देखें। और जो ऑप्टिमिस्ट होते हैं वो पीपल होते हैं जो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं बेस्ट और एक्सपेक्ट करते हो अपनी एफर्ट्स को कि वो अच्छी चीज़ें करेंगे, गुड थिंग्स को लीड करेंगे। तो ये ऑप्टिमिज्म, पुरुमीदी जिसको उर्दू में कहा जाता है। और पैसिमिज्म जो है नाउमीदी को कहा जाता है। ये एंटिसिपेशन ऑफ नेगेटिव आउटकम, हर चीज़ में नेगेटिव ढूंढते हैं। और पैसिमिस्ट जो होते हैं वो लोग होते हैं जो एक्सपेक्ट करते हैं वर्स्ट एंड डाउट दैट देयर गोल्स विल बी अचीव्ड, कि उसमें उनको डाउट्स होते हैं, उनको वर्स्ट होता है बहुत ज़्यादा कि जो वो गोल्स अचीव करने जा रहे होते हैं। इसमें एक एक्सरसाइज भी होती है जिसको एरोबिक एक्सरसाइज कहते हैं स्ट्रेस रिडक्शन के लिए, कोप स्ट्रेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। एक सस्टेन्ड एक्टिविटी जो कि इंक्रीज़ करती है हार्ट और लंग फिटनेस को, और ये डिप्रेशन को और एंजाइटी को रिड्यूस करती है, उसको एरोबिक एक्सरसाइज कहा जाता है। एक माइंडफुलनेस मेडिटेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको याद कीजिएगा। अटेंडिंग टू करंट एक्सपीरियंसेस इन अ नॉन जजमेंटल एंड एक्सेप्टिंग मैनर। अटेंड करना, जो करंट एक्सपीरियंसेस होते हैं उनको एक नॉन जजमेंटल और एक्सेप्टिंग मैनर्स के अंदर, उसे माइंडफुलनेस मेडिटेशन कहा जाता है। ये माइंडफुलनेस मेडिटेशन एक मेंटल ट्रेनिंग होते है, प्रैक्टिस होती है जो कि टीच करती है हमें कि हम अपनी जो रेसिंग थॉट्स होते हैं, जो हमारे ख़यालात का भागना होता है, जो हमारे उनको जो है वो स्लो डाउन करना, नेगेटिविटी को ख़त्म करना और सुकून देना अपने माइंड और बॉडी को, इसको माइंडफुलनेस मेडिटेशन कहा जाता है। इन द एंड हम बात करते हैं कि क्या कॉजेज़ और कॉन्सिक्वेंसेस हैं हैप्पीनेस के। बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमने पहले बात की थी जो ह्यूमन फ्लोरिशिंग के लिए हवाले से है, तो वो हैप्पीनेस की बात होती है। हैप्पीनेस क्या है सबसे पहले, यानी कौन सी कॉजेज़ और कॉन्सिक्वेंसेस हैं हैप्पीनेस के। तो रिज़िलियंस एक वर्ड होता है। रिज़िलियंस बेसिकली एक पर्सनल स्ट्रेंथ होती है
जो कि हेल्प्स करती है ज़्यादातर लोगों को कि वो स्ट्रेस से कोप अप करें और रिकवर करें, जो हमारी एडवर्सिटी होती है और इवन ट्रॉमास होते हैं उनसे, उसको रिज़िलियंस कहा जाता है, यानी स्ट्रेस से अपने आप को बचाना, यानी पर्सनल स्ट्रेंथ। हमारे अपने अंदर इतनी ताकत है जो हमें आम तौर पर छोटे मोटे जो स्ट्रेसेस होते हैं उनसे बताती है, वो हमारी रेजिलियंस पावर होती है। एक और टर्म होती है फील गुड डू गुड फिनोमेना, एक होता है हमारी जो टेंडेंसी होती है टू बी हेल्पफुल व्हेन ऑलरेडी इन अ गुड मूड, कि जब हम अच्छा महसूस करेंगे तो हम अच्छा करेंगे। तो इसके लिए हमारी फीलिंग्स का होना ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर हम स्ट्रेस उस वक्त लेते हैं जब हम खुद फील अच्छा नहीं कर रहे होते। तो ये जो टर्म है फील गुड डू गुड, ये हमारी टेंडेंसी है कि टू बी हेल्पफुल व्हेन ऑलरेडी इन अ गुड मूड। सब्जेक्टिव वेलबींग क्या होती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आपने सुनी होगी अक्सर। ये जो है इसमें कि सेल्फ परसीव्ड हैप्पीनेस, जो हम खुद से अपनी एक हैप्पीनेस परसीव करते हैं, ये सेटिस्फेक्शन फील करते हैं लाइफ के साथ, उसे सब्जेक्टिव वेलबींग कहते हैं। और ये यूज को होती है हम तो मैयर ऑफ ऑब्जेक्टिव वेलबींग। फॉर एग्जांपल फ़िज़िकल और इकोनॉमिक इंडिकेटर्स इसके होते हैं, और इनके ज़रिए से हम क्वालिटी ऑफ लाइफ को भी जज कर रहे होते हैं, अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को जज करते हैं। इस सब्जेक्टिव वेल बीइंग बेसिकली हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को जजमेंट होती है। इसके लिए मुझे याद आ गया कि एड डाइनर जो थे उन्होंने एक डेवलप किया था, एक मॉडल था सब्जेक्टिव वेलबींग को, ये 1984 में, और ये डिस्क्राइब करता है कि किस तरह से जो अफराद होते हैं वो एक्सपीरियंस करते हैं अपनी ज़िंदगी की जो क्वालिटी है उसको, जिसमें कि इमोशनल रिएक्शंस और कॉग्निटिव जजमेंट्स वगैरह शामिल होती है। तो सब्जेक्टिव वेलबींग जिसको SWB भी कहा जाता है, इसको बाकायदा इसकी स्केल्स होते हैं, इसको मैयर किया जाता है, और सिंपली ये रेफ़र करती है कि किस तरह से अफराद जो है एक्सपीरियंस करते हैं और एवेलुएट करते हैं अपनी ज़िंदगियों को, और एक स्पेसिफ़िक डोमेन और एक्टिविटीज़ को अपनी ज़िंदगी के अंदर, उनको ये सब्जेक्टिव वेलबींग होती है। अडेप्टेशन लेवल फिनोमेना है हमारी टेंडेंसी, जो हमारी जजमेंट्स की टेंडेंसी, हम जो जजमेंट्स बनाते हैं साउंड्स, लाइट्स और इनकम्स वगैरह के रिलेटिव टू अ न्यूट्रल लेवल डिफाइंड बाय आवर पास्ट एक्सपीरियंसेस। ये हमारे बेसिकली पास्ट एक्सपीरियंसेस से ये डिफाइंड करती है, तो इसको हम अडेप्टेशन लेवल फिनोमेना भी कहा जाता है। आसान अल्फाज में हम बात करें अडेप्टेशन लेवल फिनोमेना की, एक बेसिकली अफराद के अंदर एक सलाहियत होती है कि वो किस तरह तेज़ी के साथ एक नई सिचुएशन को अडेप्ट करते हैं, और जब तक ये सिचुएशन जो है वो नॉर्मल नहीं होती है। इसकी एग्जांपल की हम बात करें तो हम अक्सर देखते हैं कि हम रहते हैं, एक स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी हमारे पास है, समथिंग से कि अगर फ़र्ज़ करें हमारे पास हमारी जो इनकम है वो 10,000 पर मंथ है, तो हम अक्सर सोचते हैं कि हमारे पास काश हमारे पास ज़्यादा रकम होती तो मैं इस काबिल होता कि अपने तमाम बिल्स वगैरह को पे कर सकता और ख़रीद सकता जो चीज़ मुझे चाहिए थी। फिर उसके बाद क्या है कि हम एक बिग रेस अपने बहुत बड़ी अमाउंट हासिल कर देते हैं, और हम जो है वो 10,000 की बजाय 30,000 कमाना शुरू हो जाते हैं। तो पहली दफ़ा हम क्या होता है, दिस वुड बी ए वेरी एक्साइटिंग न्यू हमारे लिए एक बड़ा एक्साइटिंग ये मरहला होता है जब एक इंसान की यकदम जो इनकम होती है वो 10,000 से 30,000 पे चली जाती है, 1 लाख से 3 लाख पे चली जाती है। तो ये बेसिकली उससे एक अडेप्टेशन लेवल है कि हम किस तरह से उसकी अडेप्टेशन हासिल करते रहते हैं। जब चीज़ छोटी होती है, छोटी से जब बड़ी की तरफ जाते हैं, तो वाकई उस फीलिंग्स जो होती हैं बेसिकली उसको अडेप्टेशन लेवल फिनोमेना होता है। हमारी अपनी जो जजमेंट्स बनती हैं और जो कि हमारे एक न्यूट्रल लेवल के साथ जो है वो रिलेट करती हैं, और हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस को जो है वो डिफ़ाइन कर रही होती हैं। रिलेटिव डेप्राइवेशन क्या है? रिलेटिव डेप्राइवेशन जो हमारी परसेप्शन होती है कि हम बहुत वर्स ऑफ रिलेटिव तो दोज विद होम वी कंपेयर आवर सेल्फ, जिनके साथ हम अपने आप को कंपेयर कर रहे होते हैं। इसमें सिंपली हम बात करें तो हम जो है मैयर कर रहे होते हैं अपनी हमारी वेलबींग होती है, उसको हम दूसरों के ख़िलाफ़ जो है वो मैयर कर रहे होते हैं। जैसे कि एक एम्प्लॉई है जो फील करता है कि उसको जो है वो प्रमोशन मिलनी चाहिए, जो कि दूसरे को मिल जाती है, और इसके बाद वो एक डिप्राइव्ड उसमें फ़ील कर रहा होता है। तो रिलेटिवली डिप्राइव्ड फील कर रहा था, महरूमी वो फील कर रहा होता है कि जो फलां का मिलना चाहिए था वो मुझे मिल जाता। जैसे हम दूसरों के बारे में सोचते हैं कि काश ये चीज़ मुझे मिल जाती है, इस पे मेरा हक है,
मुझे मिलनी चाहिए। तो ये परसेप्शन बेसिकली एक इंडिविजुअल के जो अमाउंट ऑफ डिज़ायर्ड रिसोर्सेज है या मनी या सोशल स्टेटस वगैरह जो भी उसके पास है वो कम है दूसरों के निस्बत, जब वो अपने आप को दूसरों के साथ उसको कंपैरिजन कर रहा होता है। और ये जो स्टैंडर्ड होता है ये वो अमाउंट होती है जिसको एक्सेप्ट किया जाता है, या जब एक इंसान के अंदर मौजूद होता है, जब वो दूसरों के साथ उसको कंपेयर कर रहा होता है अपने आप को। जैसे कि गाड़ी को अपनी देखता है तो कहते हैं जी दूसरों के पास बड़ी है, मेरे पास भी ऐसी होनी चाहिए। फिर वो सारा इसको हम कहते हैं, और अपने आप को उस महरूमी का वो बायस कि मैं महरूम हूँ, मेरे पास ये चीज़ नहीं है, जब उस अपनी महरूमी को दूसरों के साथ कंपेयर कर रहा होता है। तो ये तो था जी आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा और आपने बहुत सारी न्यू टर्म्स और इस हवाले से सीखी होंगी, आपको जो है वो नई चीज़ें पता चली होंगी। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में आसानी नसीब फरमाए, आपको आसानी तकसीम करने की तौफीक नसीब फरमाए। दुआ में याद रखिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।